अखाड़ा में आज सबसे पहले बात सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात के करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की। और कल शाम को भी गृह मंत्री अमित शाह से भी 1 घंटा 45 मिनट चली मुलाकात थी योगी आदित्यनाथ की। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 1.5 घंटा मिले हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा उनसे भी मुलाकात करेंगे। अमित पांडे जेपी नड्डा जी के घर पर मौजूद हैं। यतेंद्र शर्मा राष्ट्रपति भवन पर हैं और अजीत सिंह जो हैं लखनऊ में हमारे साथ हैं सारे डिटेल्स के साथ। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, क्या योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा जी से मिलने पहुंच चुके हैं? कितनी देर तक चलेगी ये मीटिंग? आनंद, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष के यहाँ पहुंचे हैं यूपी सीएम और करीब आधे घंटे से ये अहम मुलाकात जेपी नड्डा के यहाँ पे चल रही है। उस दौरान एक बुकलेट भी प्रेजेंट की है यूपी सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष को प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर। और इसके अलावा क्यों ये मुलाकात अहम है, क्योंकि बीजेपी संगठन के रूप में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे खाका पेश करेगी, आज इस मुलाकात में तय होगा। आज इस मुलाकात में ये पृष्ठभूमि रखी जाएगी, बताया जाएगा कि कैसे 6 महीने काम करेंगे। 3 प्रमुख बिंदु हैं संगठनात्मक स्तर पर जिसका ब्यौरा देंगे यूपी सीएम बीजेपी अध्यक्ष को। पहला कि सरकार का कामकाज कैसा है, सरकार संगठन के बीच समन्वय कैसे बना के रखना है। दूसरा, बीजेपी कार्यकर्ता किस नए तरीके से, किस पुख्ता तरीके से यूपी की जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और तीसरा, कोरोना को लेकर जो सरकार की योजना है, चाहे प्रदेश स्तर पर या सरकार या केंद्र सरकार, उस पर कैसे आगे बढ़ रही है बीजेपी। तो इन तीनों अहम चीज़ों को लेकर मुलाकात होगी। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर भी जो हलचल है कि विपक्ष एक बार फिर दम भर रहा है, चाहे वो सपा हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियां हों, उनका मुकाबला कैसे करना है, नए अलायंस पार्टनर्स कैसे ढूंढने हैं, क्योंकि कई छोटे छोटे दल यहाँ पर यूपी में मौजूद हैं, उनसे गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए है बीजेपी, कैसे उस दिशा में आगे बढ़ना है। इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। आधे घंटे की मुलाकात हो चुकी है आनंद, और ये उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट मुलाकात और यहाँ पर चलेगी। जी, तो कम से कम आधे 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा जी से भी। अमित पांडे, आप मेरे साथ बने रहिए। अजीत लखनऊ से मेरे साथ हैं, लेकिन मैं यतेंद्र से जानना चाहूंगा। यतेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 1.5 घंटा मुलाकात, कल गृह मंत्री अमित शाह से भी 1 घंटा 45 मिनट की मुलाकात। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो 20 करोड़ की है, माना भी ये भी जाता है कि इस राज्य की अगर आपकी नीति ठीक है और यहाँ पर आपने आपके गवर्नेंस मॉडल को प्रूव कर दिया और लोगों के विश्वास को जीत लिया, तो आपकी राजनीति और राष्ट्रनीति दोनों में फर्क पड़ जाता है, दोनों में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। और अगर आप देखें, योगी आदित्यनाथ का एक पर्टिकुलर फोकस है, पॉलिटिक्स को छोड़िए, लेकिन उनके पास एक विषय है कि प्रवासी मजदूर का जो इशू है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत बड़ा इशू है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक को, एक निवासी को उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं और जाकर क्यों रोजगार ढूंढना पड़ता है, क्यों अपने प्रदेश को छोड़ना पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यानी उत्तर प्रदेश पिछड़े से अगड़ा कैसा हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है। और जो वो दे रहे हैं, चाहे उन्होंने जेपी नड्डा को दी, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अमित शाह को दी, वो प्रवासी मजदूरों का समाधान, यानी कि एक बड़े इशू के रोड मैप को लेकर मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि चर्चा राजनीतिक तौर पर काफ़ी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मिल रहे हैं, या संगठन के विस्तार को लेकर मिल रहे हैं, या संगठन अध्यक्ष जिनका स्वतंत्र देव सिंह, उनके परिवर्तन को लेकर मिल रहे हैं। क्योंकि बार बार आरोप अपोजिशन की तरफ से या एक वर्ग के द्वारा लगाया जाता है कि सत्ता और संगठन में उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये समाधान, जो किताब प्रवासी मजदूरों का समाधान, और जो आप सवाल कर रहे हैं आनंद, ये अपने आप में उसका जवाब है। एक तो कि 1-to-1 मीटिंग हो रही है। जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, खासकर बीजेपी की जो कार्यशैली काम करने की, 2 से 3 बड़े नेता एक साथ बैठते हैं और जो संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री या जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाकर उनको मैसेज दे दिया जाता है, निर्णय सुना दिया जाता है पार्टी का। लेकिन यहाँ पर 1-to-1 मीटिंग है, तो इसका मतलब साफ है कि केवल ब्रीफिंग हो रही है। कोरोना काल में किस तरह से काम किया, प्रवासी मजदूरों का जो बड़ा
बड़ा मुद्दा आया और जी। चुनाव में जो खासकर काम करेगा, क्योंकि मैसेज यही है कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार उस पर काम कर रही है। योगी जो इंडस्ट्रीज एरिया है जो और जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी सरकार कर रही है और किस तरह से केंद्र सरकार से उसकी मदद मिल सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश को क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं उसका एक रोड मैप लेकर उस किताब के रूप में मुख्यमंत्री योगी ने दिया है। वो सत्ता यानी कि सरकार के पास भी गए हैं और अभी संगठन यानी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग चल रही है। यानी कि सत्ता और संगठन का तालमेल ही आने वाले चुनाव में योगी सरकार की नैया पार कराएगा। और ऐसे में ये बड़ा रोड मैप अगर प्रवासी मजदूरों वाले जाता है, इसमें हर तबके के लोग आते हैं, चाहे इसमें पिछड़े हों, दलित हों, अगड़े हों, हर तरह का गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है या जो पढ़े लिखे नौजवान भी हैं वो भी नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही उनको अगर सब कुछ मिलता है, उनके घर पर ही उनको सब कुछ मिलता है, तो ये बड़ा चुनावी 70 से 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यतेंद्र। और मैं अजीत के पास जाना चाहूंगा। आपने कहा सत्ता और संगठन दोनों में अगर विकास का एक नैरेटिव है तो वो ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट को अपने आप में कैसे पूरक, हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में अपना ही पूरक कैसे हो। अगर ये हो जाता है, इस लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल इकोनॉमिक्स हो जाती है, तो फिर आपको शायद ये प्रवासी मजदूरों का समाधान भी मिल जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाएं तो उस डिस्ट्रिक्ट की खासियत अलग है। उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को अगर आपने उसको टैप कर लिया तो फिर आपको अपना प्रदेश, अपने गांव को छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अजीत, देखिए बिल्कुल आनंद, आपने सही बात कही कि आपको अपना घर छोड़ के जाने नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब पिछली बार कोविड के दौरान मजदूरों का पलायन हुआ तो योगी सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी ने इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 4 लाख लोगों को उसमें रोजगार दिया गया। बाकायदा इसकी रिपोर्ट आई। इसके अलावा हर गांव में जो उनकी समूह थे, जो एनजीओ थे, उसको एक्टिव किया गया। तो योगी आदित्यनाथ ने काम किया, वो चाहे अलीगढ़ का ताला हो, कन्नौज का इत्र हो, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हो, वाराणसी की साड़ी हो, तो इन सब को लेकर हर जिले का एक प्रोडक्ट उन्होंने स्थापित किया। इसके साथ ही हर जिले की एक जीडीपी कहा उन्होंने, हर जिले की अलग से जीडीपी आएगी, प्रदेश देश की आएगी लेकिन हर जिले की जीडीपी अलग से आएगी, उसको लेकर उन्होंने काम किया। प्रवासी मजदूरों को लेकर बैंकों के लोन के लिए मेले लगाए गए। तो मुख्यमंत्री ने जो समाधान मजदूर वाली जो बुक दी है उससे क्लियर है कि जिस तरह आपने देखा कि अमित शाह से मिला, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह तस्वीरें आई, उसको देखकर बहुत कुछ साफ हो जाता है कि एक संत अब जो है वो शासक बना और उसके बाद सियासत में भी पारंगत हो गया है। तो क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है आनंद की योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। कल आपने देखा प्रिया पटेल और प्रवीण निषाद जो है वो मुलाकात के, निषाद पार्टी के लोग। आज ओम प्रकाश राजभर को थोड़ी सी बेचैनी हो गई आनंद कि क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है, उसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उन्होंने भी मीटिंग बुला ली और कहा विकास नहीं, अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो योगी आदित्यनाथ ने किए हो, चाहे कोविड की दूसरी लहर की बात हो, पहली लहर की बात हो और तीसरी लहर की बात हो, जहां पीकू वार्ड उन्होंने पूरे यूपी में स्थापित कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में 100 वार्ड से लेकर 50 वार्ड, और जो अस्पतालों में उन्होंने दवाओं की। और एक बात और बता दें आपको आनंद, 15 जून से उत्तर प्रदेश में हर घर में सर्वे हो रहा है। जहां भी कोई भी बच्चा बीमार होगा या उसे वायरल है, उसे मेडिसिन किट दी जाएगी। तो इन सब तैयारियों के बारे में मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, सबको ब्रीफ किया है, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला 2022 का चुनाव कैसे होगा। तो सियासत में अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से पारंगत हो गए। अगर ये कहा जाए संत, शासक और सियासत, तो उसमें कोई सहयोग नहीं होगी। यही वजह है कि जो राजनीतिक दल है उनकी बेचैनी बढ़ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम का जो पैक्ट है, चाहे उसकी बात हो, पूर्वांचल में चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो या और दलों की बात हो, शिवपाल सिंह यादव की बात हो या फिर चंद्रशेखर रावण की बात हो, हर मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने बात की है और पहले से उनकी तैयारी थी। इसीलिए बनारस से अचानक सुनील बंसल को बुलाया गया था हेलीकॉप्टर से और देर रात तक स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ मीटिंग चली थी जिला पंचायत को लेकर। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। तो उनका ये दौरा उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर काफी अहम है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। बिल्कुल, यूपी से दिल्ली का ही नहीं, यूपी से राष्ट्र नीति भी तय होती है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश अग्रिम हो जाता है, उत्तर प्रदेश में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मॉडल है, ये अगर पॉपुलर हो जाता है, ये सक्षम हो जाता है और ये रोजगार पैदा करता है और एक इकोनॉमिक मॉडल बन जाता है। रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं। रूप से भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप में, और वो क्या कर रहे हैं ये भी आपके सामने मैं बताने के लिए आया हूं। और बड़ी विनम्रता से आरंभ में ही मुझे टिप्पणी करनी है कि दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है।
उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको मालूम है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट का एक कानून है जो 2013 का कानून है, हमारे सत्ता में आने के पहले का कानून है। भारत सरकार देश भर में 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल की व्यवस्था कराती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले साल भी नवंबर तक दिया था मुफ्त देश के गरीबों को 80 करोड़ को। इस साल पहले 2 महीने किया, अब उसको नवंबर तक कर दिया है। इसका पूरा खर्चा चावल का होता है 37 रुपये, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, और गेहूं का होता है 27 रुपये। लेकिन भारत सरकार सब्सिडी देकर देश भर के प्रदेशों को देती है राशन शॉप के द्वारा बांटने के लिए। इंपॉर्टेंट समझिए, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल। और भारत सरकार सालाना लगभग 2 लाख करोड़ खर्च करती है इसके सब्सिडी के ऊपर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की। ये देखिए, ये है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके अंतर्गत राशन शॉप का डिस्क्रिप्शन है कि राशन शॉप क्या है, और इसके 2 प्रावधान की ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान देना चाहूंगा कि सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन टू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आउटलेट्स। आउटलेट्स के द्वारा। आउटलेट कौन है? फेयर प्राइस शॉप है। उसके बाद इसमें पूरी व्यवस्था है। सेक्शन मैं आपके सामने 28 और 29, और ये मैं माननीय आदेश जी और माननीय विदुड़ी जी को बहुत विनम्रता से इसको कहना चाहूँगा, ये बात आनी चाहिए कि ये पीरियोडिक ऑडिट होगा हर राशन शॉप का, धारा 28 के मुताबिक। और ये बात जनता को इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस फेयर प्राइस शॉप के ऑडिट का नतीजा क्या निकला, वो ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और धारा 29 में इस बात का प्रावधान है कि आप विजिलेंस कमेटी बनाएंगे राशन शॉप की मॉनिटरिंग के लिए। जो ये राशन शॉप ठीक काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ये इसकी चिंता करेंगे। तो ये कानूनी व्यवस्था है जो पूरे भारत में लागू है, जिस कानून का नाम है फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसलिए मैं देश का कानून मंत्री आज इसका गजट ही लेकर के आया है, जो ये गजट घोषित किया गया था 10 सितंबर 2013 को, मतलब मोदी जी की सरकार के आने के पहले, ताकि किसी को टारगेट करने का आरोप हम पर न लगाया जाए। अब मैं आता हूं वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। यह भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई कि बिहार, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग देश में घूमते हैं मजदूरी में, अब तो दक्षिण भारत के भी घूमते हैं। तो अगर वो गांव पर राशन कार्ड में उसका नाम है तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, तो मुंबई में नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी को यह चिंता जब बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, इसका रास्ता निकालो। तब देश में वो मेरे आईटी विभाग ने उसकी चिंता की, वो सिस्टम को प्रोवाइड किया। एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। और मुझे आपको बताते हुए एक हर्ष होता है कि देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। 34 राज्यों ने। और अभी तक इस पर 28 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। किसके? पोर्टेबल, जो रहते कहीं और हैं, काम करते कहीं और हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का या यूपी का या राजस्थान का, मध्य प्रदेश का दिल्ली में है, तो आधा परिवार ने अपने गांव में राशन लिया, आधा यहां लिया। यह मतलब होता है वन नेशन वन राशन कार्ड का। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को
इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि इसमें आप आधार से जोड़ते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, आधार भी मैं देखता हूं आईटी मंत्री के रूप में, आधार का मतलब क्या होता है? आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, आपके डिजिटल व्यक्तित्व से आपके निजी व्यक्तित्व की पहचान। और कैसे? आंखों के आइरिस और उंगलियों के निशान या अंगूठे के निशान। और उसकी कहानी यह है कि आप प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आंख की आइरिस और अंगूठे के निशान नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए आधार का लिंकेज का यह फायदा होता है। मुझे आपको बताते हुए पीड़ा हो रही है कि 34 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया। 3 प्रदेश नहीं किए हैं। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि। और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा पहला सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है? इसका जवाब दें। वो क्या परेशानी है आपको? क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी की ओर से यह सवाल हम बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर देश के 34 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो करने को तैयार हैं, तो ममता जी की बात तो जो है वो होगी। इनको दिल्ली में समस्या क्या है? अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, घर घर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या दिल्ली में वो बार बार उनकी ओर से प्रवासी मजदूरों के बारे में बड़े पीड़ादायक भावनात्मक चीजें उठाई जाती हैं? तो उनको खाना मिले, इसमें कोई दिक्कत क्या है? क्यों नहीं? ये हमारा पहला सवाल है। अब हम आते हैं दिल्ली सरकार के आचरण पर। आचरण की क्या स्थिति है? मैंने पहले बताया कि अब आप राशन कार्ड पर जाएंगे तो पॉस मशीन से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो उससे कोई जाली फरेबी काम नहीं हो सकता। देश भर में लगभग 86% राशन कार्ड अब पॉस मशीन से लिंक हो गए, और कई तो बड़े प्रदेश में 99%, यूपी, एमपी, मेरे प्रांत बिहार में 95% है। बाकी प्रांतों में भी होगा, कुछ कांग्रेसी प्रांतों में भी होगा। अब दिल्ली की कहानी जरा सुनिए आप। दिल्ली में जनवरी 2018 में ई ऑथेंटिकेशन राशन कार्ड पर शुरू किया गया, और आदेश जी और विदुरी जी 4 महीने में इसको रोक दिया गया, अप्रैल 2018 में। इस 4 महीने में क्या हुआ? 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए दिल्ली में। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय केजरीवाल जी, जनवरी 18 में आपने शुरू किया, अच्छा किया। 4 महीने में क्यों रोक दिया? क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि 4 लाख फर्जी राशन कार्ड पकड़ लिए गए थे। तो राशन माफिया दिल्ली सरकार पर हावी हो गया, इसको रोको। आदेश जी, विदुड़ी जी, तर्क क्या दिया गया? कि टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। तो आपने 4 महीने में 79% ऑथेंटिकेशन कैसे कर लिया भाई, जो 4 महीना हुआ? और अगर टेक्नोलॉजी की समस्या थी तो आईटी विभाग में मुझसे आग्रह करते, भारत सरकार को लिखते। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ना। मेघालय में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, नागालैंड में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, जो पहाड़ों में है, हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। यहां क्या परेशानी है आपको? और अगर टेक्नोलॉजी पर हुआ तो 1 महीने में ठीक हो जाता, शुरू कर देते। अप्रैल 2018 से आज तक आपने ऑथेंटिकेशन पॉस मशीन का दिल्ली के राशन कार्ड की राशन दुकानों में शुरू क्यों नहीं किया? यह दायित्व किसका है? केजरीवाल जी की सरकार का है। तो यह मेरा दूसरा सवाल है। अब मैं आता हूं होम डिलीवरी।
ये होम डिलीवरी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर जाइए तो इसमें स्कैम के कितने गोते लगेंगे वही समझ में आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। आप जब राशन कार्ड की दुकान पर लेते हैं तो वो मोहल्ले में है, घर के बगल में है, और उसका एक वैधानिक दायित्व इस कानून के अंतर्गत है। मतलब आपका विजिलेंस होगा, आपका इंस्पेक्शन होगा, आपका सोशल ऑडिट होगा, कितना माल आया कितना गया इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे स्टेटमेंट में आपको मिलेगा यहां क्या क्या हुआ है। लेकिन अगर आप उठा के घर जाएंगे तो कहां का माल कहां जा रहा है कुछ मालूम होगा क्या? कितना माल बीच से गायब हो रहा है ये कुछ मालूम होगा क्या? मैंने जानने की कोशिश की कि भारतवर्ष में और कहीं हो रहा है क्या? कहा नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हमको कहानी मालूम हुई कि संभवतः आंध्र प्रदेश में एक योजना चली कि वो ट्रांसपोर्ट से दुकान से उठाते हैं, पॉस मशीन ऑथेंटिकेशन करके, और घर पहुंचा करके जो बचता है उसको दुकान में वापस कर देते हैं, और कहीं कुछ नहीं है। मतलब फेयर प्राइस राशन शॉप की दुकान इसके केंद्र में है। यह कानून की आवश्यकता है ताकि भारत, और केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी ये भारत की जनता का अनाज है जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। अब आपको हम एक और रोचक इसमें जो बहुत पीड़ादायक है, और मैं अपने दोनों नेताओं को जरूर कहूंगा कि भारत सरकार की ओर से उनसे पूछा गया कि कृपया करके आप बताएंगे कि आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या प्राथमिकता दी है। ये 10 फरवरी 2021 की चिट्ठी है, 10 फरवरी 2021 की, जिसमें भारत सरकार ने आग्रह किया कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की ओर से, कृपया करके बताएं कि डायरेक्शन अंडर सेक्शन 38, इसमें भारत सरकार उनको निर्देश दे सकती है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 फॉर मेंटेनिंग डेटा ऑफ SC/ST बेनिफिशियरी दिल्ली में। ठीक है, सुनिए आदेश, ये जवाब सुनिए। जवाब है दिल्ली प्रदेश का, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है इसका भाई? दिल्ली में आपके पास यह भी डाटा नहीं है कि कितने हमारे दलित समाज के, कितने हमारे वनवासी समाज के बंधु हैं यहां पर, और उनको आप राशन कार्ड में कितना सहयोग कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? दिल्ली सरकार कैसे चल रही है? हम पार्टी की ओर से इसका जवाब जानना चाहते हैं। तो ना तो आप टेक्नोलॉजी से ऑथेंटिकेशन कराएंगे, 4 लाख का जहां घपला पकड़ा गया तो फिर आप उसको रोक देंगे, भारत सरकार के निर्देश को नहीं मानेंगे, और आप ST/SC की भी चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की भी चिंता नहीं करते हैं, और दिल्ली के गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं। तो एक कहावत है ना, आपका चाल चलन कैसा है, तब ना आगे आप कुछ काम करेंगे। तो मैं पूछूंगा केजरीवाल जी, मैंने आपसे क्रमबद्ध आपका चाल चलन रखा है, तो अगर ये आपका चाल चलन है तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि हम घर घर अनाज पहुंचाएंगे? अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है असम से, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार नियोजन पर दिए गए एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी की बढ़ती वजह जनसंख्या को बताते हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नसीहत दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभी को आगे आकर सरकार का समर्थन करने की अपील भी की। Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community
to reduce population burden. तो हिमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं उन पर उनसे ज्यादा काम, उनके साथ ज्यादा मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण दोनों पर फोकस करना बहुत अनिवार्य है। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले निलॉय भट्टाचार्य के पास जाते हैं जो कि गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निलॉय, इसकी वजह से काफी वहां पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है ये सबका कार्य है, ये सबके हित में है। जी दमसन, देखिए आसाम की अगर जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से करीबन 34.23% मुस्लिम समुदाय रिप्रेजेंट करता है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमान असम में हैं। अब असम के जो मुसलमान हैं वो यहाँ के इंडिजिनियस मुस्लिम भी है, और बांग्लादेश विभाजन के पहले और बाद 1974 के बाद पहले आए हुए जो बांग्लादेश मूल की जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान हैं वो भी है। तो अमूमन बहुत सारे बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उनको इलीगल या अनैतिक रूप से असम में आए हैं, और उनको वही मूल कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़मीन का अधिग्रहण करना और असम में बढ़ती जो हिंसा की जो ग्राफ है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों की हाथ बताया जा रहा है, और यहीं पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात भी कहा जा रहा है, और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर इनका जो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की बात हिमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के एक साथ करना है, क्योंकि जो समाज में जो मूल जो वाइसेस है, जैसे क्राइम हुआ, एनक्रोचमेंट हुआ, गरीबी हुआ, इकोनॉमिक बर्डन है, वो सारे के पीछे कहीं ना कहीं इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरह से जिम्मेदार है। साथ ही साथ और भी एक बात करें कि असम सरकार मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा कार्यभार संभालने के ठीक बाद से ही जो एनक्रोचमेंट की बात है या अधिग्रहण की बात है भूमि की, उसको खाली करवाने का काम में वो जुट गए हैं। काफ़ी सारे जगह में खाली करवाया गया है। हालांकि विवाद इस पर भी है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान ये इनको हटाने की या इनका जो एनक्रोचमेंट फ्री करने की जो मुहिम है, शायद इसको थोड़ा देर बाद भी किया जा सकता है। लेकिन अब जो ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इलीगल या मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये एक्सप्लोजन के पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन की पर क्या इसके कोई आंकड़े हैं निलॉय? देखिए 34 क्योंकि असम में आज से 20 साल पहले, अगर 30 साल पहले देखें तो जनसंख्या का जो ब्रेकअप था वहां पर 34% मुस्लिम पॉपुलेशन कभी नहीं हुआ करती थी, भले ही इंडिजिनस हो या जो कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन हो, ये ब्रेकअप कभी इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा है कि एवरेज साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी फैमिली, यानी कि एक परिवार का जो साइज है वो क्या इस ग्रुप में, इस माइनॉरिटी जो कि वहां से बांग्लादेश से आसाम की तरफ आए हैं, ये माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इनके यहाँ क्या परिवार के सदस्य ज्यादा हैं? क्या परिवार का नंबर जो है इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, हम दो हमारे दो से बढ़कर है? जी देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 1991 और 2011 की सेंसस देखें तो निश्चित रूप से जो ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन की जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी हुआ है, और ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि असम के 33 जिलों में से करीबन अब 13 से 14 ज़िला ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस पर आ गया है। अब बात है कि अगर फैमिली साइज की बात करें कि हम दो और हमारे दो, तो इंडिजिनस मुस्लिम की बात करें या ऊपरी असम के जो मुसलमान है जो उनकी बात करें तो वहाँ पे पहले से ही हम दो हमारे दो है। लेकिन जो माइग्रेंट पॉपुलेशंस की बात हम कर रहे हैं, या हिमंत बिश्व शर्मा भी जिसकी तरफ उंगली कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे हम दो हमारे दो से ज़्यादा है। वहाँ पे हम दो कहीं हमारे 5, कभी हमारे 6, 7 या 8 भी होता है। वहाँ आज ऑल असम मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि हिमंत बिश्व शर्मा, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा अगर ये टिप्पणी अगर सहजता से किया है और तहत एक अच्छा विचार लेके कह रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन को अंकुश लगाया जाए। लेकिन साथों साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पॉपुलेशन पर अंकुश लगाना या इस बात को कह देने से ही काम नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पे एजुकेशन या शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है, और शिक्षा पहुंचाने के लिए, मूलभूत सुविधा वहां पहुंचाने के लिए, और जो हेल्थ सेक्टर का सुविधा है वो इन इलाकों में पहुंचाने का काम इस सरकार को करना चाहिए। वही दूसरी ओर शिक्षा अवेयरनेस तो ठीक
ठीक है, लेकिन निलॉय एक बात यह है कि ये अगर इसको ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे नंबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी स्ट्रेंथ यानी कि हमारा मादा नहीं होगा, इस रणनीति से क्या इसको किया जा रहा है कि अगले 15-20 साल में एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत इसे किया जा रहा है, ये कुछ लोगों का मानना है। लेकिन विक्रांत, हमारे दो पॉलिसी जो है ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जनसंख्या नियंत्रण पर काफी दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सेंटर में भी यह बात हो रही है और कई लोग इसकी पैरवी भी कर चुके हैं। गिरिराज सिंह, रामदेव और बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कहा है कि देश में जनसंख्या पर एक कानून की जरूरत है, कहीं ना कहीं इसे ऑफिशियली लिमिट करने की जरूरत है कि एक तारीख के बाद से अगर आपके परिवार में 3 से 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर आप सरकारी काम में आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर देश में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भारत कभी अग्रसर नहीं हो पाएगा, हमेशा पिछड़ा ही रहेगा, गरीबी कभी नहीं हटेगी। देखिए आनंद, अगर सिर्फ केवल अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात होती तो निश्चित तौर पर चारों तरफ से स्वागत होता। और वैसे हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून हमेशा से संघ आरएसएस का एजेंडा भी रहा है, वो चाहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रित की जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो देश के संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा और देश निश्चित तौर पर तरक्की के रास्ते पर तेज बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत जो शुरू हुई है वो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी कहने के जो मुख्यमंत्री का बयान था, उसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हुआ और उसी पर राजनीतिक विरोधियों को आपत्ति भी है कि एक खास कम्युनिटी को खास तौर से निशाना बनाया गया। और असम की जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, जिस तेजी से वहां की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन आया है, जिस तरीके से वहां की डेमोग्राफी बदली है पिछले कुछ सालों में, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की चिंता सामने आई है। लेकिन इसमें एक बात है विक्रांत, जैसे निलॉय ने बताया, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी मुस्लिम समाज को नहीं कहा, उन्होंने कहा जो माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी कि जो बांग्लादेश से और वहां से हटकर यहां पर असम में आकर बसे हैं, बाहर से बसे हैं, जो इंडिजिनस जो लोकल असम का मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऊपरी असम में जो बसते हैं, उनकी बात नहीं कही। हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत साफ थे कि माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, तो इसको कहना कि एक पर्टिकुलर समुदाय को उन्होंने जानबूझकर टारगेट किया वो गलत है, क्योंकि आंकड़े ग्राउंड पर ये कहते हैं कि ये जो माइनॉरिटी मुस्लिम, ये जो माइग्रेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है जो कि बांग्लादेश से निकलकर यहां पर आकर असम में आकर बसा है, उसके वहां पर जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसकी वजह से अतिक्रमण की भी एक इशू आ रही है और जो वहां का जो लोकल असम का इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनके बीच में ये संघर्ष होता रहता है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा की जनसंख्या पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी, हिंदुत्व है, गरीबों को और जो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को दोष देना। हेमंत बिस्वा शर्मा, तथ्य यहां है, केंद्र सरकार ने खुद ही परिवार नियोजन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमी सर्वे 2018-19 में इसे गैर जरूरी बता दिया था। दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और हिमाचल में इस समय जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से नीचे है। आपकी सरकार को गर्भपात की बर्बर प्रथा की वजह से बढ़ रहे लिंगानुपात के बारे में चिंता करना चाहिए। ये अनुमान है कि 2036 में असम का लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर ओवैसी के ट्वीट के बाद बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। गिरिराज ने लिखा कि अगर चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया होता तो आज उसकी स्थिति किसी दूसरे दर्जे के देश से ज्यादा नहीं होती। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। अब विक्रांत हमारे साथ हैं, निलॉय भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, देखिए इनकी राजनीति अलग एक तरफ, लेकिन भारत की अगर जनसंख्या की बात करें, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, जनसंख्या नियंत्रण आज एक जगह एक समस्या बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि हमारा 3% का लैंड मास है पूरी दुनिया में, लेकिन 20% की आबादी। तो हमारे देश में इसको पॉपुलेशन को एक लॉ करना, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सही विवाद को छेड़ा है जिसकी पैरवी जो है गिरिराज सिंह चौहान, तो गिरिराज सिंह जी तो कभी से करते आ रहे हैं।
आनंद, गिरिराज सिंह लगातार इस तरीके की मुहिम चलाते रहे हैं, वो लगातार अपनी बात बोलते भी रहे हैं। हालांकि जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे वही बात मैं वहीं जाने की कोशिश कर रहा था कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो बात की है वो असम के चुनाव में भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी वो ये कहते थे कि असम के जो इंडिजिनियस मुसलमान हैं उनसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ के कानून अच्छे से मानते हैं, ज़मीनों पर कब्जा नहीं किया हुआ, वो सारे लॉ ऑफ द लैंड जो राज्य के कानून हैं, जो केंद्र सरकार के कानून हैं, वो पूरी तरीके से मानते हैं। लेकिन जो घुसपैठ करके मुसलमान यहाँ पर आकर के बसे हैं उनसे दिक्कत है, और उन्हीं को लेकर के वो पूरा अपना चुनावी जो उनका पूरा प्रचार था वो काफ़ी आक्रामक तरीके से था। और अभी भी जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने अपने राज्य स्पेसिफिक के बारे में की है कि राज्य में उनको क्या दिक्कत सामने आ रही है। रही बात जनसंख्या कानून की, देश के प्रति अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर कई बार ये बहस शुरू हुई है, और अब चूंकि एक मुख्यमंत्री के जरिए ये बात उठाई गई है तो हो सकता है कि इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो देश के भीतर, क्योंकि ये बात तय है कि जनसंख्या नियंत्रित अगर भारत की होती तो भारत का अपना इस समय जितना विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है उससे कहीं आगे होता। और चीन का उदाहरण जो गिरिराज सिंह बार बार देते हैं वो इसी कारण देते हैं, वो कई बार आपसी बातचीत में भी और साक्षात्कार में भी ये बोलते हैं कि अगर चीन ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण ना की होती तो उसकी हालात बहुत ही खराब होते। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये अनुमान है कि 2040 तक निलॉय भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी अगर इसी रेट पर हम चलते रहे तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ग्राउंड पर असम में समस्या दूसरी है। समस्या यह है कि ये जो माइग्रेंट मुस्लिम्स हैं जो आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, घुसे हैं और असम को उन्होंने अपना घर बनाया है, इनका नंबर्स इतने बढ़ रहे हैं कि इंडिजिनस ट्राइब्स और दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण की समस्या ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड पर आए दिन इन समुदायों में झड़प भी ज्यादा होती है, क्राइम भी ज्यादा बढ़ रहा है। जी देखिए, पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो पॉपुलेशन जी निलॉय और विक्रांत, मैं आपसे आगे बढ़ूंगा। यहां अखाड़ा में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद जो है अब योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलने पहुंचे हैं, और करीब 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया कि उनसे भी अभी ये मीटिंग चल रही है। उनके सामने तीनों को, जब कल अमित शाह गृहमंत्री से मिले थे, जो गृहमंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिले थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और अब जेपी नड्डा से मिले हैं। उन्होंने इन तीनों को एक किताब दी है जो कि प्रवासियों पर बात करती है, उसका समाधान जो है उस पर एक किताब है जिसको कि उन्होंने तीनों नेताओं को भेंट की है। वार्ता अलग अलग लेवल्स पर है, संगठन और फिर जो नीति है, जो सत्ता है, उस पर भी बात होगी। कई सारे विषय हैं, अलग अलग लीडर्स पर अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी का प्रचंड चेहरा होंगे और वही उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के काम पर 2022 में फिर से जनता के बीच में जाएगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। अमित पांडे हमारे साथ हैं और यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। अमित, पहले मैं सीधा आपके ओर रुख करूंगा। आप जेपी नड्डा जी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां कम से कम आप लगता है 1-1.25 घंटे हो गए कि इनकी मीटिंग चल रही है, इनकी भेंट चल रही है। बिल्कुल सही आनंद, 1 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और जेपी नड्डा के यहाँ मौजूद हैं। इसी घर में उनकी इसी आवास पर बैठक चल रही है और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जानकारी दी है। सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष को किस तरीके से पार्टी का रोड मैप होना चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए, और साथ ही ये भी रिपोर्ट दी गई है सीएम की तरफ से कि कैसे आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी से और सरकार यूपी में जनता के लिए यहाँ पर काम करेगी। इस दौरान हमने एक विजुअल्स भी हमने भेजा है, उसमें यूपी सीएम ने एक किताब भेंट की है प्रवासी श्रमिकों के बारे में, और वो वैसी ही किताब यहाँ पर कल भी उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को भी भेंट की थी। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी सरकार की क्या नीति है, बहुत बड़ा मुद्दा था यह पिछले कोरोना काल के दौरान और इस बार भी कोरोना काल के दौरान। तो उससे कैसे निपट रही है यूपी सरकार, इसका पूरा खाका उन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान कैसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह आम लोगों पर पहुँच रहे हैं, लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना आ रही है, इस असंतोष की भावना के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि विधानसभा सीट के प्रभारी हैं कैसे संवाद को कायम कर रहे हैं आम जनता से, इसका भी खाका यूपी सीएम बीजेपी अध्यक्ष को दे रहे हैं। तो कैसे मिशन बीजेपी विजन
योगी के जरिए कैसे ये मुकम्मल होगा, इसका जी। पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चर्चा पूरी हो जा रही है और आने वाले कुछ महीनों में जो भी बीजेपी की ओर से अनाउंसमेंट होंगे, जो भी यूपी सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इन 2 दिन के यूपी सीएम के दौरे की छाप हमें जरूर देखने को मिलेगी। आनंद जी बिल्कुल। और सत्ता संगठन दोनों पर बात हुई है, तीनों नेताओं से कम 1.5 घंटे की बात हुई है यतेंद्र। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है। पिछली बार जब बीजेपी को सत्ता में आई थी 2017 में, तब योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे। बिना चेहरे के बीजेपी एक पार्टी और फिर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत कर आई थी। लेकिन अब की बार 5 साल का इनका रिकॉर्ड है कि योगी ने काम क्या किया है, खासकर कोविड के नियंत्रण में, प्रवासी मजदूरों के संरक्षण में, उनकी देखरेख में और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उन्होंने क्या किया है। क्या ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली मुहिम जो है ये काम कारगर सिद्ध होगी, और फिर अभी जिस तरह से फसल उगी है उससे क्या लाभ होगा, और जो जल संचय का जो काम किया है, वाटर कंजर्वेशन का काम किया है, और जो तालाब हैं, नदियां हैं, इनमें जल प्रवाह को बढ़ाने की बात जो काम किया है, क्या इससे सब फर्क पड़ेगा? या फिर संगठन को मजबूत अगर नहीं किया गया, लीडरशिप को कंसोलिडेट नहीं किया गया, परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो फिर शायद डावाडोल हो सकता है, परिस्थिति बिगड़ सकती है 2022 में। यतेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी की सरकार अब 5वें साल की तरफ है, यानी कि चुनावी दौर में, अब चुनावी साल में योगी सरकार आ गई है। तो ऐसे में हर मीटिंग महत्वपूर्ण है और योगी सरकार चाहेगी कि जो डेवलपमेंट उनके समय में हुए हैं, तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव लड़े। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो जब योगी सरकार आई थी तभी ये योजना शुरू की गई थी, और कोशिश यही थी कि जो जिलों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जिसकी वजह से जिलों की पहचान है, वो उस पहचान को उसको एक उद्योग के नाते, उसको एक इंडस्ट्री के नाते स्थापित किया जाए। क्योंकि पिछले समय में जो सरकारें रही उन्होंने उन जिलों की पहचान को खत्म करने का काम किया। इस तरह का योगी सरकार आरोप लगाती है, और शायद यही कारण थे कि हर जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिया गया कि वो जिले के डेवलपमेंट को लेकर वो जिम्मेदार होगा, वो जो रिपोर्ट्स देगा उसी को माना जाएगा और वो नजर भी रखेगा। ये एक पहलू था। इसके साथ साथ जो जल संचयन की बात है, हर गांव में जहां जमीन अतिक्रमण जो सबसे बड़ा मुद्दा था, सरकारी जमीनों पर गांव से लेकर कस्बों से लेकर शहरों तक वो जमीन कब्जा मुक्त कराकर और तालाब जो खुदवाए गए, जो जल संचयन की दिशा में बड़ा काम किया योगी सरकार ने। और साथ साथ किसानों को और गाँव वालों को एक मैसेज दिया कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो जल संचयन तो है ही है, लेकिन उनके लिए खेती किसानी से सीधे तौर पर यह मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अपराध किस तरह से कम किए, जो अपराधियों को सीधे एनकाउंटर के आदेश देना, और अगर किसी की वजह से अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है तो उसको उसी से वसूलना। यानी कि एक मैसेज, एक विशेष वर्ग को लेकर मैसेज यहाँ योगी आदित्यनाथ ने दिया कि सरकार के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और जहां तक अब चुनावी दौर है, और एक मैसेज, एक रोड मैप जो किताब के तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को भी दिया, गृह मंत्री को भी दिया, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी किताब दी कि प्रवासी मजदूरों का जो समाधान है उसमें केवल मजदूर ही नहीं आते, मजदूरों में मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने लोग भी आते। कि कोरोना की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। सड़कों पर कोरोना के समय में सड़कों पर किस तरह से जो मजदूर थे, जो हर तबके से थे, वो पिछड़े, दलित और अगड़े हर तबके से वो आते थे, वो किस तरह से सड़कों पर आए थे, नौकरी छोड़ने की वजह से अपने गाँव में पलायन करने को मजबूर हुए, तो उनको उनकी जगह पर ही काम मिले। ये योगी सरकार का बड़ा एजेंडा है। अगर ऐसा करने में योगी सरकार सफल होती है तो चुनावी दौर में उसका फायदा मिलेगा। हालांकि डेवलपमेंट के नाम पर बातें बहुत होती हैं, लेकिन वोट किस तरह से पड़ते हैं ये बीजेपी को अच्छी तरह से पता है, राजनीतिक दलों को भी पता है कि किस तरह से कास्ट फैक्टर में चुनावी दौर आते आते कास्ट फैक्टर में बदल जाता है, और उसी आधार पर रणनीति बनती है। लेकिन एक बड़ा ट्वीट जो योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद किया कि उनका मार्गदर्शन भी उन्हें मिला, यानी कि साफ तौर पर गुरु मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, यानी कि सत्ता और संगठन में किसी भी फेरबदल का कोई भी गुंजाइश नहीं है, जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। जी, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यवस्थितम दिनचर्या में भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय स्थल से आभार, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर।